Assalamu alaikum, dear student. In the previous recorded lectures we have completed the biology portion of our science, and in this video we are going to start the chemistry portion, and the first chapter is the states of matter revisited. Let me explain you the three states of matter again: the gaseous state, the liquid state, and the solid state. But in this chapter, now in this time, I am going to explain within the perspective of oxygen gas. For example, if we take oxygen as a model, so oxygen is basically at a room temperature. Oxygen is in the gaseous state. And when it is mixed with other substance, oxygen is all around us, and it is mixed with all the other types of gases in the atmosphere. Because without oxygen we could not live, and without oxygen fuel will not be able to burn, because for the process of burning oxygen is very important. So there are some properties of the gas. Let me tell you the key properties of the gas. The gas fill the whole container. Their volume is the same as the volume of the container. ठीक है, जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं तो उसका गैस का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम सेम हो जाता है. गैस ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ देयर कंटेनर. जो कंटेनर का शेप होता है, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है, जैसा भी कंटेनर का शेप है, गैस जो है वो वैसा ही शेप ले लेती है. गैस जो है वो फ्लो कर सकती है, एंड गैस कैन ऑल्सो बी कंप्रेस्ड. अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा दें तो गैस जो है वो कंप्रेस भी हो सकती है. अब गैस को कैसे प्रेशराइज करते हैं ये अभी हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे. नाउ वी हैव द लिक्विड स्टेट. If we cool down oxygen to -183 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो गैस ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी. ठीक है. लिक्विड स्टेट में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गैस, और इसमें पार्टिकल्स जो है दे कैन टच ईच अदर, एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम. Between the particles, they are arranged in particularly a regular pattern, and they can move around from place to place, but there is a very small space between them. So let me tell you about the arrangement behavior of the liquid state. लिक्विड हैव बेसिकली फिक्स्ड वॉल्यूम. ऐसा नहीं होता है कि वो कंटेनर का ही वॉल्यूम ले ले, फैलता नहीं है. अच्छा, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. हाँ, जो कंटेनर का शेप होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू पोर लिक्विड इनटू अ ग्लास तो वो ग्लास का शेप ले लेगी. इफ़ यू पोर लिक्विड इनटू अ जग तो वो जग का शेप ले लेगी. तो जिस चीज़ में भी आप लिक्विड को पोर करेंगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगी. एंड लिक्विड कैन फ्लो. लिक्विड कैन बी स्लाइटली कंप्रेस. लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना गैस को कर सकते हैं. मतलब लिक्विड को प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती. लेकिन गैस के अंदर प्रेशराइज करने के बाद बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है. नाउ कम टूवर्ड्स द सॉलिड स्टेट. If we take oxygen at -218 degree centigrade, oxygen changes into the solid state, and this change of the state is called freezing. यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो जाएगी -218 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी. अच्छा, सॉलिड्स हैव ऑल्सो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, दैट इज सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. यानी जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस होने का कोई चांस नहीं होता, और सॉलिड कैन नॉट फ्लो बिकॉज दे आर टाइटली कंप्रेस विद ईच अदर. तो ये फ्लो भी नहीं कर सकते, मूव नहीं करते तो फ्लो भी नहीं करते. तो ये पार्टिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट. और द पार्टिकल्स आर इन सॉलिड, द पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न एंड कैन नॉट बी एनी क्लोजर टुगेदर. हम इनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, और प्रेशर मतलब जो प्रेशराइजेशन का जो प्रोसेस है वो सॉलिड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. इनकी जो वो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ये पार्टिकल्स को एक साथ बिल्कुल होल्ड करके रखती है ना पर्टिकुलर पैटर्न, और पार्टिकल्स जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते.
अच्छा, अभी हमने ये पढ़ा कि जो सॉलिड ऑक्सीजन है वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में जब इसको वार्म किया जाता है -218 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज़ नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि एट द हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्केप कर जाते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन की सरफेस से पार्टिकल्स स्केप होना शुरू हो जाते हैं। और सम ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन हैज़ चेंज स्ट्रेट फ्रॉम ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, यानी लिक्विड से वो चेंज हो जाते हैं ऑक्सीजन गैस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एवोपोरेशन, ठीक है। एंड एट -183 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, और जो बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें बबल्स बनते हैं ऑक्सीजन गैस के। सारी लिक्विड के में से ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये बबल्स जब राइज करते हैं और फिर गैस बन के स्केप कर जाते हैं तो इवेंचुअली ऑल द लिक्विड ऑक्सीजन चेंजेस द स्टेट टू बिकम अ गैस, यानी फिर ये एवोपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली अपना पूरा स्टेट चेंज करता है। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर टॉपिक दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि व्हेन एवर जब भी हमारे घर में फूड कुक हो रहा होता है कोई सा भी, तो वी यूजुअली नोटिस कि उसकी थोड़ी देर में स्मेल आना शुरू हो जाती है। यानी पहले जब हम खाना पकाने के लिए चढ़ाते हैं तो पहले तो जब तक वो गर्म नहीं होता उसमें से खुशबू आना शुरू नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू होता है तो फूड के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, खाने की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फिनोमेना, कि क्यों होता है ये, हमें खाने की खुशबू क्यों हर तरफ फैल रही होती है। द रीज़न इज़ कि जब टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एवोपोरेट होना शुरू होते हैं, और एवोपोरेट होके वो यहाँ वहाँ मूव करना, जब गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं तो यहाँ से वहाँ मूव करना शुरू करते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वो मतलब हर जगह फिर वो फैल जाते हैं। जब गैसियस स्टेट में आ जाते हैं तो पूरे घर में फैल जाते हैं, कभी कभी घर से बाहर भी चले जाते हैं। तो होता यह है कि हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि गैसियस स्टेट में चूँकि वो अच्छा गैसियस स्टेट में पूरे घर में फैले होते हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं वो हमारी नोज़ उस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है, उस स्मेल को डिटेक्ट कर रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि अच्छा ये फूड। तो इस फिनोमेना को जो कहते हैं वो डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि द रैंडम मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, पार्टिकल्स क्यों मूव करते हैं? पार्टिकल्स मूव बिकॉज दे हैव एनर्जी, और इसके लिए वी डोंट हैव टू स्टेयर, वी डोंट हैव टू मेक डिफ्यूजन हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिफ्यूजन खुद ही से होती है बिकॉज पार्टिकल्स हैव एनर्जी ऑलरेडी। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ स्पीड ऑफ मिक्सिंग जो है वो डिफ्यूजन में हेल्प तो करती है, लेकिन 3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस दैट आर डिफ्यूजिंग, ठीक है। यानी अगर कोई सॉलिड है, अगर मैंने फ्रीज़र से कोई फॉलेट से कि फ्रीज़र से कोई करी थी या सालन था, वो मैंने निकाल के उसको मैंने चूल्हे पे रखा और मैं आहिस्ता आहिस्ता वेट कर रही हूँ कि अब ये जो है वो मेल्ट हो, और फिर तो वो जब तक सॉलिड से लिक्विड में चेंज, क्योंकि जब हम फ्रीज़र से निकालते हैं वो जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सॉलिड हो चुकी होती है, फ्रीज़ हो चुकी होती है। तो जब तक वो सॉलिड से लिक्विड पे चेंज नहीं होगा तब तक लिक्विड के बाद जब गैसियस स्टेट में वो चेंज होना शुरू होता है ना, तभी डिफ्यूजन होती है। ऐसा नहीं होता कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो डिफ्यूजन हो रही है। अगर कोई चीज़ एवोपोरेट हो रही है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सॉलिड से एवोपोरेशन भी मतलब स्मेल आना शुरू हो जाती है, खुशबू आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब कि वो तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एवोपोरेट हो रहा है जिसकी वजह से डिफ्यूजन हुई है और आपको वो स्मेल आ रही है। पार्टिकल्स जो वार्म फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड, और बिकॉज वार्मर फूड जो होते हैं, जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, दैट इज़ द रीज़न कि वो तेज़ी से मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंसिटी। डेंसिटी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम पढ़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो उनके डंबल्स जो होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, और आयरन के क्यों बने होते हैं? अच्छा, ये डंबल्स एल्युमिनियम के भी तो हो सकते हैं, किसी और चीज़ के भी तो बन सकते हैं, आयरन के ही क्यों होते हैं?
द रीज़न इज़ कि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी हैवी होती है, यानी ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हाउ हैवी इज़ समथिंग फॉर इट्स साइज़, यानी इसके एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि मैं एक छोटा सा बॉक्स लूं, उस छोटे से बॉक्स के अंदर मैं पूरा आयरन फिल कर दूं, यानी लोहा फिल कर दूं, और उतना ही बड़ा वैसे ही एक छोटा सा बॉक्स एक और लूँ और उसके अंदर मैं कॉटन फिल कर दूं, तो कौन सा वाला ज़्यादा हैवी होगा? ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर मैंने आयरन फिल कर दिया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ही मैंने एक बॉक्स लिया जिसके अंदर मैंने कॉटन फिल कर दिया। तो आपके ख्याल में कौन सा ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आयरन वाला जो है बॉक्स वो हैवी होगा, क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर मैं जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें से कॉटन निकाल के मैं एल्युमिनियम डाल दूँ, तो आयरन ज़्यादा हैवी होगा या एल्युमिनियम ज़्यादा हैवी होगा? इन दिस केस में भी आयरन जो है वो ज़्यादा हैवी होगा। तो आयरन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और एल्युमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह वुड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी डेंसिटी को एक्सप्लेन समझने के लिए एक बहुत ईजीएस्ट वे ये है कि एक छोटा सा पीस, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो पीस है उसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, अगर मैं एक बॉक्स लूँ छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स लूँ और उस बॉक्स के अंदर मैं आयरन भरूँ, तो वो उसकी जो डेंसिटी होगी वो 7.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, यानी उस बॉक्स के अंदर 7.9 ग्राम ऑफ आयरन आएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के उस बॉक्स के अंदर 7.9 ग्राम ऑफ आयरन आएगा, लेकिन उसी बॉक्स के अंदर अगर मैं एल्युमिनियम भरूँ तो सिर्फ 2.7 ग्राम आएगा। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे अरेंज हुए हुए होते हैं इतने टाइटली, जैसे आयरन है, आयरन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज हुए हुए हैं, तो वो 7.9 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम के पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली है, तो सभी तीनों ही सॉलिड हैं, आयरन, एल्युमिनियम, वुड, लेकिन पार्टिकल्स जो है वो इतना टाइटली अरेंज हुए हुए हैं कि उसकी वजह से उसकी डेंसिटी चेंज होती है। अच्छा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होती है ना उतना ज़्यादा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। जैसे आयरन का बहुत ज़्यादा हाई है, एल्युमिनियम का भी हाई है, लेकिन वुड का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो फ़ौरन जल जाती है वो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वी हैव अ फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल के एक लेड का ब्लॉक है और उसकी हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो अब हम क्या मेजर करके डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले हम ब्लॉक, जो लेड का ब्लॉक है उसका मास निकाल लेंगे, कि हम उसका जो है मास करेंगे, मास मेजर करेंगे कि उसका मास है क्या। ठीक है, कि हम एक वेइंग मशीन लेंगे, वेइंग मशीन में हम रख के देख लेंगे कि कितना मास है। फॉर एग्जांपल कि लेड का मास जो है 44 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो वॉल्यूम मेजर करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, यानी हम एक स्केल लेके हम मेजर करेंगे कि इसका वॉल्यूम आ कितना है। फॉर एग्जांपल कि उस लेड का जो वॉल्यूम है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब था, तो अब हम क्या करेंगे, हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मेरे पास मास है 44 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 4 ग्राम, तो मैं ये कैलकुलेट करूँगी 44 डिवाइडेड बाय 4, तो जो मेरे पास डेंसिटी आ रही है लेड की वो आ रही है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये लेड की डेंसिटी है। इसी तरह सेम वे में हम जो है वो और दूसरी चीज़ों की डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। अच्छा, हमको डेंसिटी जो है वो हमको हेल्प करती है क्या पता करने में कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी प्योर है। अच्छा, आई डोंट नो, मैंने शायद क्लास 6 के अंदर आपको एक स्टोरी सुनाई थी, अब मुझे याद नहीं है कि किसको वो स्टोरी याद होगी या किसको नहीं, लेकिन डेंसिटी के ऊपर मैं आपको एक और स्टोरी सुना दूँ, थोड़ी सी लंबी है। बेसिकली जो डेंसिटी का प्रोसेस, मतलब जो एक वो था प्रोसेस था, ये आर्किमिडीज ने निकाला था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये साइंटिस्ट जो है वो वहाँ मौजूद थे उस जगह में। तो बादशाह ने जो है उस एरिया के एक
बहुत बड़ा गोल्ड का पीस लिया और वो उन्होंने वो ज्वेलर्स जो होते हैं उनको दिया कि भाई इससे मेरे लिए क्राउन बनाओ। तो ज्वेलर्स जो है वो उसको लेके गए गोल्ड को और उससे उन्होंने क्राउन बना के बहुत खूबसूरत सा क्राउन लेकर आ गए। अच्छा, क्राउन तो बनकर आ गया, लेकिन बादशाह के जो वज़ीर थे उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हमें इस क्राउन में कुछ खोट लगता है, ये जो है ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, इसमें कुछ मिक्स हुआ हुआ है, या जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने कुछ मतलब बेईमानी की है, 2 नंबरी कर दी है इसके साथ, और हमें शक है कि ये ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, ये वो वाला गोल्ड नहीं है जो आपने दिया था। तो अब बादशाह को शक गुजरा कि अच्छा वाकई ऐसा हो सकता है। अब बादशाह ने बहुत सारे लोगों को बुलवाए ये चेक करने के लिए कि ये ओरिजिनल गोल्ड है या नहीं है। अब हर कोई भी शख्स जो है वो मतलब ऐसा आंसर नहीं दे पा रहा था जो तसल्ली बख्श हो। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि मतलब ये प्योर गोल्ड है या नहीं, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। इतने में ये जो साइंटिस्ट थे इनको भी बुलवाया गया। तो तब तक बादशाह इतने फेडअप हो चुके थे कि इन्होंने इनको बुलवाया और कहा कि तुम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो हमारे ज़माने के, तो अब तुमने जो है वो पता लगाना है कि ये गोल्ड है या नहीं, और मैं तुमको आज के दिन का टाइम देता हूँ और अब पता लगाओ कि क्या है, इसमें कोई मिलावट है या नहीं है, और अगर तुम नहीं कल तक पता लगा पाए तो तुम्हारी जान गई, फिर हम तुम्हारा सर काट देंगे। तो अब ये बड़ा परेशान होते होते घर गए। घर जाके इन्होंने जो वाइफ़ थी उनको स्टोरी बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो वाइफ़ ने कहा अच्छा ऐसा करें, आप फ्रेश हो जाएं, जाके नहा लें, जहन आपका फ्रेश हो जाएगा। तो ये इसी सोच में गए वॉशरूम, और मतलब बाथरूम में गए, उन्होंने बात लेने के लिए टब भरना शुरू किया, जो हमारा वाटर टब होता है ना उसको भरना शुरू किया। अच्छा, इस सोच में इतना महू थे कि वाटर टब जो है वो पूरा भर गया, ऊपर तक भर गया और पानी नीचे गिरने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नल बंद किया। अब सिचुएशन ये थी कि वाटर का जो टब था वो पूरा भरा हुआ था। अब आर्किमिडीज ने जैसे ही पानी के अंदर जो है वो अपनी बॉडी को पानी के अंदर लेके गया, तो वाटर जो है वो डिस्पर्स हुआ, यानी जितना उनकी बॉडी ने जगह ली उतना वाटर जो है वो डिस्पर्स हुआ। अब जैसे ही आर्किमिडीज यानी ये जो साइंटिस्ट हैं ये अंदर गए, इनको जहन में बात आ गई। इन्होंने कहा कि दैट इज़ द ईजीएस्ट वे जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये एक्चुअली गोल्ड है या नहीं है। ये वहीं से भागे बादशाह के पास। अब बादशाह से इन्होंने कहा कि आपने जो है वो कितना गोल्ड दिया था ज्वेलर्स को। तो बादशाह ने कहा इतना गोल्ड दिया था। इन्होंने वो उतना ही अमाउंट ऑफ गोल्ड मंगवा लिया और इसको जो है वो वाटर पे डिस्पर्स किया, कि वाटर को इन्होंने डिस्पर्स किया कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्पर्स होता है। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने बीकर फुल किया। बीकर फुल करने के बाद इन्होंने गोल्ड को जो है वो वाटर में डाला और ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पर्स हुआ। अच्छा, ये कितना, क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि गोल्ड की, बेसिकली वो देख रहे थे गोल्ड की डेंसिटी क्या है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पर्स हुआ होगा उतनी ज़्यादा गोल्ड की डेंसिटी होगी। तो इन्होंने चेक किया इतना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पर्स हुआ, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद इन्होंने वो ऐसा ही एक बीकर लिया, उसके अंदर उन्होंने वो क्राउन डाला और फिर उन्होंने चेक किया कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पर्स हुआ। तो दोनों में जो है वो डिफरेंस था, कि दोनों अमाउंट ऑफ वाटर में डिफरेंस था। इसका मतलब तो अब ये आर्किमिडीज बहुत आराम से कह सकते थे कि ये जो है वो सेम गोल्ड नहीं है, इसमें कुछ बेईमानी की गई है और ये सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड नहीं यूज़ किया गया, कम यूज़ किया गया है। और इस तरह फिर आर्किमिडीज की जान भी बच गई और ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो निकाला गया, वजूद में आया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ गैस प्रेशर। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गैस प्रेशर। अब गैस प्रेशर क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बलून की। फॉर एग्जांपल कि मैं एक बलून लूँ और उसके अंदर एयर फिल करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, अब एयर गैस होती है, तो अब मैंने गैस फिल करना स्टार्ट की। अब जितनी ज़्यादा मैं इसके अंदर गैस फिल करूँगी उतना ज़्यादा बलून का साइज़ बड़ा होता जाएगा, क्योंकि गैस तो ईज़िली मूव करती है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, तो गैस के पार्टिकल्स फैलना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो ये रबड़ का साइज़ है यानी लेटेक्स का बना हुआ होता है बलून, ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है, जितनी ज़्यादा हम उसमें एयर फिल करते जाएंगे, गैस फिल करते जाएंगे, तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर।
ठीक है, यानी उस पर यूनिट एरिया में बलून के अंदर जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको प्रेशर कहते हैं। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर हम बलून की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर गैस भर देंगे तो उस क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा और बलून ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि मैंने बलून के अंदर पूरी हवा भर दी, एयर मतलब गैस फिल कर दी, और मैंने उस बलून को टाई किया और मैंने एक ऐसे रूम में बलून को छोड़ दिया जो कंपैरेटिवली वार्मर था। तो अब क्या होगा, बलून जो है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों बड़ा हो जाएगा, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पार्टिकल्स और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसकी वजह से चूँकि और ज़्यादा दूर हो जाते हैं गैस के पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। डिपेंड के उस बलून के अंदर इतनी कैपेसिटी है, उस रबड़ के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उस एक्सपेंशन को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बलून में एयर फिल किया, गैस फिल करके मैंने एक रूम में रखा, उस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा था, मैंने बंद कर दिया वो रूम कि अच्छा ये बलून फटेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और बलून ब्लास्ट कर जाता है। द रीज़न इज़ कि बलून के अंदर मैंने इतनी जगह ही नहीं छोड़ी थी कि अगर वो मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड हुए और रबड़ की जो है कैपेसिटी ख़त्म हो गई और वो बलून आखिरकार ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह होता है जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, यानी अगर मैंने रूम में बलून रखा और मैंने वहाँ पे एयर कंडीशनिंग ऑन कर दी तो थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करूँगी कि अगर मैंने वॉल्यूम चेक किया है किसी भी चीज़ से कि भाई कितना बड़ा मेरा बलून था, तो थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करूँगी कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है बलून का साइज़ भी थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूं कि मैंने एक वाटर बॉटल फिल करी और वाटर बॉटल फिल करने के बाद मैंने उसको फ्रीज़र में डाल दिया। आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जैसे जब वो फ्रीज़ होकर निकलती है तो वो क्या हो जाती है कि अंदर से थोड़ा सा चिपक सी जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो गैस है ना, क्योंकि ज़ाहिर है जब पानी जा रहा होता है थोड़ा अमाउंट ऑफ गैस भी जा रहा होता है, तो वो गैस जो है वो क्या हो जाती है, डिस्पर्स होती है और उसका अपना जो अमाउंट है वो मतलब जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ और करीब करीब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा शेप उसका चेंज हो जाता है। तो ये था गैस प्रेशर, दैट वाज द टॉपिक ऑफ गैस प्रेशर। इसी तरह जो है वो एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर।